हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास कवर करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे सबसे पहले उसका थ्योरी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव, दोनों चीज़ें कवर करूंगा। अगर आप पहले थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो इसमें दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए, जैसे आपका गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनली मैंने ये अपना जो 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। उन्हीं के एग्जाम में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए फिर हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत किसको बोलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो बेसिकली है, ये आपका 1206 ईस्वी में शुरू होता है गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से, और 1526 में इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हार गया था, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टेन्योर के बीच में जो है पूरा का पूरा शासनकाल वो दिल्ली सल्तनत कहलाता है। और ये दिल्ली सल्तनत का पूरा मैप है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ एरिया, उसके बाद में आपका बांग्लादेश तक फैला हुआ था। ठीक है, दक्षिण का कुछ थोड़ा सा भाग छूटा हुआ था, बाकी सारा का सारा भाग मुख्यतः मेनलैंड आपका दिल्ली सल्तनत कहलाता था। आगे देखते हैं तो हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो ये पांचों वंश जो हैं ये क्या कहलाते हैं, पांचों वंश जब मिल जाते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत कहलाता है। तो इन पांचों वंश को पूरा डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश ये कब शुरू हुआ था, 1206 में शुरू हुआ था, और 1290 में गुलाम वंश की समाप्ति हुई थी। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। तो इसके बारे में देखते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ, लाहौर में बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक और स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि जो गुलाम वंश के जो शासक हुए थे वो मेनली कहाँ के थे, तो वो तुर्की थे। ठीक है, जो 5 वंशों में कुल 4 वंश जो है वो तुर्की से बिलोंग करता है, और अंतिम वाला जो लोधी वंश था वो अफगान से बिलोंग करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोधी वंश वो अफगान से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी होने के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण किया था। तो कुव्वतुल इस्लाम, ये एक मस्जिद था, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में है, ये इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। उसके बाद मेन कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर कुतुब मीनार को ख़त्म किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने इसके निर्माण कार्य को पूर्ण किया था। आगे देखते हैं। तो गुलाम वंश में आगे कौन आता है, तो गुलाम वंश में आता है उस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से कौन से शासक की मृत्यु हुई थी। 4 ऑप्शन आपको देगा, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को टिक करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इल्तुतमिश, ठीक है, उसके बाद कौन आया था, तो 1210 ईस्वी के बाद में 1211 में इल्तुतमिश जो है वो राजगद्दी पर बैठा था, कि गुलाम वंश की राजगद्दी पर। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले जो गुलाम वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वो लाहौर में थी। ठीक है, लाहौर में थी, और उसके बाद जो है दिल्ली को इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद इल्तुतमिश से रिलेटेड देखते हैं। तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे इक्ता प्रणाली कहते हैं। उसकी शुरुआत किसने की थी, तो उसकी शुरुआत भी इल्तुतमिश ने किया था। आगे देखते हैं। तो इल्तुतमिश ने ही भारत में पहला मकबरा बनवाया था। मकबरा बनवाने की शुरुआत किसने करवाई थी, तो वो इल्तुतमिश ने मकबरा बनवाने की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, उसके बाद आता है कुतुब मीनार का पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, गुलाम वंश में मेनली जो 4 वंश हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका गुलाम वंश है। ठीक है, सॉरी, दिल्ली सल्तनत में जो 5 इंपॉर्टेंट है उसमें से 4 देखेंगे, तो ये गुलाम वंश, इसका जो शासनकाल था काफ़ी छोटे एरिया में था। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, जो कि पूरी तरह से उत्तर भारत में बिलोंग करता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था कौन, तुगलक वंश, ये लगभग पूरे भारत में फैला था। उसके बाद लोधी वंश, ये काफ़ी छोटे सीमित से एरिया में सिमट करके रह गया था।
आगे देखते हैं हम गुलाम वंश का। उसके गुलाम वंश में इंपॉर्टेंट और क्या आता है, इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान। ठीक है, रज़िया सुल्तान से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है। तो रज़िया सुल्तान दिल्ली की जनता और तुर्की अमीरों के सहयोग से 1236 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। ठीक है, 1236 ईस्वी में कब बैठी थी, 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक किसने, गुलाम वंश में जो रज़िया सुल्तान है इसने शासक किया था दिल्ली के ऊपर। आगे देखते हैं। तो रज़िया जो है वो पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। ठीक है, जिसका विरोध वहाँ के बहुत सारे तुर्की अमीरों ने और जो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे उसने इसका काफ़ी विरोध किया था। और रज़िया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। रज़िया सुल्तान क्योंकि एक औरत थी और वो पूरे दरबार में खुली तरह से जाती थी, पुरुषों के मुकाबला करती थी, उनके बराबरी रहती थी, तो इसी वजह से वो उसके पतन का मुख्य कारण बना था। इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो रज़िया घोड़े पर सवार होकर युद्ध मैदान में भी जाती थी। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आपको जो आया इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, आपका गुलाम वंश में रज़िया सुल्तान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है आपका बलबन का शासनकाल। ठीक है, बलबन काफ़ी बूढ़ा शासक था। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र काफ़ी 70 क्रॉस कर चुकी थी, 72 वर्ष थी। ठीक है, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई थी। क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था। बलबन का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1265 से 1287 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल रहा था। तो मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत से बुक्स में दिया है वो 1266 से 1286 दिया है, 20 वर्ष का शासन दिया है। शुरू का एक वर्ष और अंतिम का एक वर्ष जो है वो काफ़ी उथल पुथल रहा था बलबन के शासनकाल में। बलबन ने सिजदा तथा पैबोस की शुरुआत करवाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिजदा मतलब क्या होता है कि सुल्तान के सामने उसको सजदा करना, यानी कि उसको सर झुकाना। इसकी शुरुआत जो है ये बलबन ने ही करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ष नौरोज का त्यौहार मनाना शुरू करवाया था किसने, बलबन ने। और नौरोज का त्यौहार किससे लिया गया था, तो नौरोज का त्यौहार ये पारसी धर्म से लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और बलबन ने ही तुर्कान चिहलगानी यानी कि चालीसा दल को समाप्त कर दिया था, यानी कि नष्ट किया था। चालीसा दल जिसको हम चिहलगानी बोलते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, याद रखना आपको, इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी चिहलगानी की, जो कि चालीसा दल होता था, जो कि पूरी तरह से दरबार में दखल देता था, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था या नष्ट कर दिया था बलबन ने। बलबन कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया था। आगे देखते हैं। गुलाम वंश के बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का काफ़ी छोटा शासनकाल था इसका, 1290 से 1320, यानी कि कुल मात्र 30 वर्ष तक खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ये कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबनी वंश के शासक शमसुद्दीन की हत्या कर दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 19 जुलाई 1296 ईस्वी को खिलजी की हत्या कर उसके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ठीक है, अभी अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन में आता है, अगर आपने वो खिलजी पे एक मूवी बनी है पद्मावत, अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रणवीर सिंह रहता है जिसने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया है, वो अपने चाचा को मार देता है। ठीक है, चाचा की हत्या कर देता है धोखे से, तो उसकी हत्या करने के बाद ही वो गद्दी पर बैठा था। खिलजी वंश में एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर आपका आता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी से आता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं का डिटेल में। तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के दिल्ली स्थित लाल किले में हुआ था। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, तो दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, जो कि खुद को सिकंदर सानी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसके पास थी, तो स्थायी सेना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी।
यानी कि इससे पहले जितने भी सुल्तान हुए थे दिल्ली सल्तनत में, वो सैनिकों को आपका वेतन के स्वरूप क्या देते थे, तो वो उनको भूमि का टुकड़ा देते थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के बदले क्या देना शुरू किया, तो उनको कैश सैलरी देना शुरू किया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे आता है आपका तुगलक वंश, खिलजी वंश के बाद, ठीक है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक था। देखिए, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। अभी तुगलक वंश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका शासनकाल जो है ये लगभग 94 वर्ष तक रहा था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक इसने शासन किया था, तुगलक वंश ने। और सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर या सबसे स्थापित शासन जिसको बोलते हैं, स्थापित शासन, वो किसके द्वारा हुआ था, तो वो तुगलक वंश के द्वारा ही हुआ था। आगे देखते हैं तुगलक वंश में, तो पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। तो सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन काल में करवाया था। आगे देखते हैं, तो तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी। ओके, आगे और अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो देखिए ये आता है क्वेश्चन कि लकड़ी के महल में सुल्तान के प्रवेश करते ही महल गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। एक आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, जो कैसे हुई थी, चौगान खेलते समय हुई थी। और एक लकड़ी के महल में लकड़ी गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी, तो वो गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। आगे देखते हैं हम तुगलक वंश में, तो आगे आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका तुगलक वंश में जो क्वेश्चन जिससे एग्जाम में ज़्यादा आता है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसे इतिहासकार एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। देखिए, मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में पहले बताया था, इसने बहुत ही बड़े वाले भूभाग पर शासन किया था, ठीक है। तो आगे क्या है, तो 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन आपका आता है इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था वो, या कहाँ से आया था, तो वो अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। 1333 में क्या हुआ था, इब्न बतूता आया। 1336 में क्या हुआ, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने क्या कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ऐसा कहा था इतिहासकार बदायूनी ने। आगे देखते हैं हम तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की थी। किसने की थी इन सारे नगरों की स्थापना, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसी के नाम पर दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला जिसको बोलते हैं, उसका नाम रखा गया था। आगे देखते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था या पहला मुसलमान शासक था। ऐसा बोला जाता है कि जजिया कर क्या होता था, तो जो हिंदू थे उनके ऊपर में मंदिरों पे जाने के लिए एक टैक्स दिया जाता था, अपने जो धार्मिक जगहों पे जाने के लिए, तो उसे जजिया कर बोलते थे। और वो जजिया कर कभी भी ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगा। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था। आगे देखते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक को एलिफिस्टन ने क्या कहा था, तो इसे सल्तनत काल का अकबर कहा था। किसने, एलिफिस्टन ने। क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। क्यों, क्योंकि उसके निर्माण कार्य और उसके शहरों, उसने बहुत सारे शहरों का निर्माण किया था, इसलिए उसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 20 सितंबर 1388 ईस्वी को हुई थी। आगे देखते हैं हम, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। ये भी बहुत ही थोड़े से समय के लिए इसने शासन किया था, ठीक है, 1414 से 1451, ठीक है। तो ये कितना साल हो गया आपका, तो ये हो गया लगभग 37 वर्ष, यानी कि 37 वर्ष। खिलजी वंश के बाद सबसे कम शासन, खिलजी का 30 वर्ष तक शासन था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सैयद वंश, ये भी काफ़ी थोड़े से समय के लिए था। तो सैयद वंश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता आपको एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये खिज खां था। खिज खां सैयद वंश का संस्थापक था, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको ये याद रखना है। खिज खां 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं,
तो सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश का शासक था। यह शिया सुन्नी वाला जो बोलते हैं, शिया मुसलमान जो है वो कौन था, इकलौता शासन था सल्तनत काल में सैयद वंश। ठीक है, आगे देखते हैं। तो खीच खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद है आपका खीच खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हुई थी। तो ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोदी वंश, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोदी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे जब सिकुड़ना शुरू हुआ सैयद वंश के बाद, तो लोदी वंश कुल इस तरह छोटे से भूभाग पर सिमट कर रह गया था। तो देखिए लोदी वंश के बारे में देखते हैं। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। देखिए लोदी वंश में 3 इंपॉर्टेंट शासक हुए। ठीक है, पहले आपको बता देता हूँ। पहला बहलोल लोदी, उसके बाद आता है कौन आपका, अंतिम आता है इब्राहिम लोदी, और बीच में आता है आपका सिकंदर शाह लोदी। तो इसमें सबसे पावरफुल जिसको बोलते हैं वो है सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराया था, ठीक है, युद्ध में। और संस्थापक जो था वो था बहलोल लोदी। आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक भी बहलोल लोदी था। ये अफगान साम्राज्य था, इससे पहले जितने हुए वो तुर्की के साम्राज्य थे। बहलोल लोदी 10 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। सिकंदर शाह लोदी 1504 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण कराया था, और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था सिकंदर शाह लोदी ने। 1504 में आगरा नगर की स्थापना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका कि आगरा नगर का निर्माण किसने करवाया था, तो सिकंदर शाह लोदी ने करवाया था। सिकंदर शाह लोदी वंश का महानतम सुल्तान सिकंदर शाह लोदी था। उसके बाद है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध काफ़ी ज़्यादा निर्णायक युद्ध माना जाता है भारत के इतिहास में, जिसके बाद भारत के इतिहास पूरी तरह से बदल गया और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध करते हुए मारा गया था। यानी कि इससे पहले दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए वो कोई भी उसमें युद्ध करते समय या वॉर में या जंग के मैदान में मारे नहीं गए थे। पर इब्राहिम लोदी इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसे बाबर ने युद्ध के मैदान में मार दिया था। उसके बाद आपका ये अंतिम में मैप एक बार और ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। गुलाम वंश 1206 से 1290 ये आपका शासनकाल था। खिलजी वंश कुछ इतना बड़ा एरिया भूभाग पे था। तुगलक वंश 1320 से 1414 काफ़ी बड़े भूभाग पे। फिर लोदी वंश छोटे से भूभाग पे। अभी हमारा यहाँ पे थ्योरी सेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ से 100 प्लस यानी कि 100 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे उसको शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो देखिए आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना डेट, सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, आगरा नगर की। और फिर आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला ये पहला सुल्तान था। कौन, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा सुल्तान था जो कि इब्राहिम लोदी से पहले और बहलोल लोदी के बाद इसने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए सन 1210 ईस्वी में किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, इन तीनों का ही निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तराइन की पहली लड़ाई यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था सन 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 1192 ईस्वी में हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद ये अजमेर में जो स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? तो ये 1208 ईस्वी में कराया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट? तो देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, उसका समय भी याद रख लीजिए, 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक। ठीक है, 1025 तक कुल 17 बार। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था, जो कि 1025 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद उसका अंतिम आक्रमण जो है वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना जाता है? तो वो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था आक्रमण 1025 में। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज़ खान, तैमूर लंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ईश्वर का अभिशाप जो है वो चंगेज़ खान को कहा जाता है। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चंगेज़ खान के भारत पर आक्रमण करने के बाद ही उसके बाद किसकी? तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी। कहाँ? दिल्ली सल्तनत में। सैयद वंश की इसकी स्थापना किसने की थी? तो खींच खां ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यामिनी, गुलाम, खिलजी या तुगलक? तो महमूद गजनवी ये यामिनी वंश का शासक था। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर आपको इस वीडियो का पूरे वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी या तारीख़ यामिनी का लेखक उतबी या तारीख़ सुयुक्तगीन का लेखक वैहाकी? देखिए, अलबरूनी किसके शासनकाल में था? तो वो महमूद गजनवी के शासनकाल में था। उतवी, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला रिपीट हुआ है, तो उतवी भी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में था। और ये भी आपका वैहाकी भी। पर शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो है वो आपका महमूद गजनवी के शासनकाल में नहीं था। तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार या 18 बार? तो कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया, पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने या मुबारक शाह खिलजी ने? तो अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यह खिलजी वंश का सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं? देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद सबसे पावरफुल राजा जो हुआ लोदी वंश में वो सिकंदर लोदी हुआ, जिसने सन 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। उसके बाद आपका इब्राहिम लोदी हुआ जो लोदी वंश का अंतिम सम्राट था, जो कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में जिसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो देखिए, बाजार नियमों या मूल नियंत्रण की पद्धति जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो डी जो है वो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं? देखिए, उलेमा क्या होते हैं? तो उलेमा जो है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं और ये मेनली मौलाना टाइप के लोग होते हैं। उनका दखल बहुत होता था पहले दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, सुल्तानों पर अलाउद्दीन खिलजी ने इनके दखल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जामात खाना मस्जिद का, सीरी का, कुतुब मीनार का या इनमें से कोई नहीं? तो अलाई दरवाज़ा ये किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से? सबसे पहले आपको याद रखना है कि कभी कभी महाद्वीप दे देता है ऑप्शन में
कि एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो आपको ये भी याद रखना है। तो वो आपका कहाँ से आया था? तो वो अफ्रीका से आया था, ठीक है। मध्य अफ्रीका के देश मोरक्को से आया था इब्न बतूता। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? तो सन 1333 ईस्वी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज़ खां या तैमूर लंग। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो है वो मोहम्मद गौरी ने किया था। कब किया था? तो 1175 ईस्वी में पहला असफल आक्रमण किया था। सफल आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 1192 में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं। मूर्ति भंजक क्या होता है? तो मूर्तियों को तोड़ने वाले को मूर्ति भंजक बोलते हैं, और महमूद गजनवी खुद को बुत शिकन कहता था। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो अल बरूनी ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी, और सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज खां ने की थी, ठीक है। याद रखना है आपको, खिज खां, ठीक है। तो बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। खिज खां कहाँ का था? तो तुर्क था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गुलाम जो है वो किसके दरबार में थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे ज़्यादा गुलाम जो है वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। बहुत से लोग मोहम्मद बिन तुगलक टिक करके आते हैं, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या शेरशाह सूरी ने। देखिए, ये तो आपका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो सुल्तान का नाम क्या है? तो सुल्तान का नाम फिरोज शाह तुगलक है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी। तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उस पर काम किया। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास यानी कि गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। देखिए, नीचे के जो तीनों के तीनों शासक हैं वो किसके हैं? तो वो मुगल वंश के संबंधित है। इल्तुतमिश जो है वो आपका गुलाम वंश से संबंधित है। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो वो 1211 ईस्वी में बैठा था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उसके बाद 1211 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक कफूर, जफर खां या उजबेक खां। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनाध्यक्ष था जिसका नाम था गाजी मलिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे गयासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं, जिसने आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ए आपको याद रखना है, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम भूमिका निभाई थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1398 ईस्वी में किया। इस समय भारत पर शासन किसका था दिल्ली सल्तनत पे? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का था। तो डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? यूनानियों ने, अंग्रेज़ों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने। तो भारत में पोलो खेल का जो शुरुआत है वो तुर्कों ने ही शुरू किया। तो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। तुर्की मतलब अभी का करेंट देश बोलने से वो टर्की जो है उसे ही तुर्की बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है
कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रज़िया सुल्तान? देखिए, चिहलगानी यानी कि चालीसा दल का गठन ये किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। और बलबन ने क्या किया? तो बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था, चहलगानी को। इसका गठन, इसका जो है बहुत ही ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में इसका काफ़ी दखल होता था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिरोज शाह तुगलक को? तो कुरान खवा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई टू की संज्ञा दी है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं? देखिए, हातिम ताई टू की संज्ञा जो दी गई है वो इल्तुतमिश को दी गई है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश रिलेटेड चीज़ याद रखना है, तो इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन सी प्रणाली की? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में स्थित है, अजमेर आपका राजस्थान का एक मुख्य भाग है, वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज़ खान, तैमूर लंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हुआ है 1-2 क्वेश्चन। तो जो चंगेज़ खान जो है वो खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर यानी कि स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं? तो मंशूर दिया गया था बगदाद के खलीफा के द्वारा इल्तुतमिश को। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी कि चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान या अलाउद्दीन खिलजी? तो मैं आपको पहले ही बताया था कि चहलगानी यानी कि चालीसा दल को पूर्णतः सफाया कर दिया था बलबन ने। तो ए करेक्ट आंसर होगा। और बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1266 से 1286 तक, कुल 20 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? अलाउल मुल्क, अमीर खुसरो, काजी मुगिसुद्दीन या फ़खरुद्दीन? देखिए, सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी और अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी भी कहा जाता है। पर अलाउद्दीन खिलजी पूरी दुनिया जीता नहीं था, वो जीतने का ख्वाब देखता था। और वो ख्वाब उसने किसके समझाने पर? तो अलाउल मुल्क के समझाने पर उसने अपनी उस योजना को त्याग दिया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो दीवाने रियासत इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर सर को बादशाह के सामने रखना या पाबोस कर शीश नवाना? ये पाबोस क्या होता है? तो पाँव को चूमना, उसको क्या बोलते हैं? पाबोस। आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, मैं एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिख दिया हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि कौन से अपने राज दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो बलबन ने यह प्रथा शुरू की थी, सिजदा और पाबोस की। तो बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो 24 कर को समाप्त करके कुल 4 कर लगाया था किसने? वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग क्या होता है? तो घोड़ी पर दाग या चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी कि सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या सिकंदर लोदी ने? तो दाग और हुलिया नामक प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और ये सारी प्रथा जो है ये इसके सैन्य शासन में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन,
इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो देखिए, सैनिकों को भू अनुदान यानी कि भूमि देने के स्थान पर नकद कैश में सैलरी देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो ए करेक्ट आंसर होगा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाह खुद लिखी है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो फिरोज शाह लिखा है, तो आप फिरोज शाह तुगलक यानी कि फिरोज तुगलक टिक कर सकते हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अपने ससुर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की? देखिए, रज़िया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। कुल 4 वर्ष तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और ये जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, बेटी थी। और इसकी जो हस्बैंड है उसके हस्बैंड का क्या नाम था? तो इसके हस्बैंड का नाम अल-तुनिया था। एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आता है, तो आप इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक कफूर? तो उसने अपने कौन से जनरल को छोड़कर गया था मोहम्मद गौरी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गंज ए सिकंदरी यानी कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूर, सिकंदर महान या इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने क्या किया था? तो 1504 में आगरा नगर की स्थापना भी कराई थी। उसने गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापने की प्रणाली शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है वो मोहम्मद गौरी के शासकों में। मोहम्मद गौरी ने जब शासन किया था तो उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। 48वां क्वेश्चन है कि रज़िया बेगम को सत्तायुचित यानी कि सत्ता से हटाने के करने में किसका हाथ था? तुर्कों का, अफगानों का, मंगोलों का या अरबों का? तो उसको तुर्की के जो अमीर लोग थे उन्होंने हटाया था रज़िया सुल्तान को गद्दी से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो दिल्ली के सुल्तान जिसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है वो क्वेश्चन नंबर 51 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या सिकंदर लोदी? तो देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोदी था और ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है, कब तक? 21 अप्रैल 1526, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हारने के बाद ये इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनाम ये एक भूमि है जो किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदारों को, पैतृक राजस्व संग्राहक को या कुलीन को? तो इनाम जो है भूमि के रूप में ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं? देखिए, उत्तर भारत में यह सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो रज़िया सुल्तान थी। कब से कब तक थी? बहुत बार बता चुका हूँ, 1236 से 1240 तक। आपको टेन्योर याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज? तो दक्षिण भारत को पराजित करने का जो जिसने प्रयास किया था उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मालिक, खान, सरखेल या सिपा सलाहकार? तो जो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च कमांडर जिसको बोलते थे वो खान होता था। तो बी जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा।
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सबसे ज़्यादा कॉमन और बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह? तो सन 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? रज़िया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? तो कुतुब मीनार का कार्य को शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे समाप्त किया था इल्तुतमिश ने। तो सी जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ था। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था जिसके पास स्थायी सेना थी। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो उस टोकन करेंसी चलाने की वजह से ही इसे पागल बादशाह या मूर्ख बादशाह की उपाधि दी गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन? तो इक्तादारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो लाख बख्श के नाम से हम किसे जानते हैं? तो लाख बख्श के नाम से हम कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरशप्पा या इनमें से कोई नहीं? देखिए अल बरूनी ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका आया था महमूद गजनवी के साथ में। ठीक है, महमूद गजनवी का इतिहासकार था ये। कौन? आपका अल बरूनी। अल बरूनी ने किसकी? किताबुल हिंद की रचना की और इसका पूरा नाम जो है वो अबू रेहान मोहम्मद था। यहाँ पर एक नाम आया है अली गुरशास्पा, तो ये नाम किसका था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम है, अली गुरशास्प। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में क्या था? भटिंडा, मुल्तान, उच्छ या अनहिलवाड़ा? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो विवाद हुआ था वो मुख्यतः भटिंडा को लेकर हुआ था। तो ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या भटिंडा पर आक्रमण? देखिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मुल्तान पर किया था। कब किया था? तो ये 1175 ईस्वी में किया था। ये डेट आपको याद रखना है। मेनली जो पॉपुलर है वो कौन कौन सा है? 1191 प्रथम युद्ध और 1192 द्वितीय युद्ध। ये दोनों बहुत पॉपुलर है, बहुत इजी होता है, याद होता है। पर 1175 जिसने मुल्तान पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, ये इसका पहला आक्रमण था भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण, तो वो तराइन का द्वितीय युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1194 और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ठीक है, ये चारों डेट है। तो 1194 को हुआ चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? करमाथी, गजनवी, सोलंकी या पंजाब के खोखर? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। तो डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज़ खान या तैमूर लंग?
तो मैं आपको पूरा डिटेल में हिस्ट्री समझा रहा हूँ दिल्ली सल्तनत। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे क्या करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या इसामी? तो तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो इसामी ने की थी। तो डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूं नामा की रचना की थी। मुगल साम्राज्य वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तजुद्दीन यलदौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या नसीरुद्दीन कुबाचा को? तो देखिए मोहम्मद गौरी ने किसको सबसे पहले इख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? यामिनी, शंसवानी, गुलाम या खिलजी? देखिए इसमें दो आपको याद रखना है, यामिनी और शंसावनी। यामिनी किसका है? तो यामिनी जो है वो महमूद गजनवी का, ठीक है, माफ़ करिए, महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी कौन से वंश का शासक था? तो वो था आपका यामिनी वंश का। और यहाँ पे पूछा है मोहम्मद गौरी, तो ये था आपका शंसवानी वंश का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, करमाती शासक, अहिलवाड़ा, सोलंकी शासक, पंजाब, गजनवी शासक या इनमें से कोई नहीं? तो 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान में किया था, करमाती शासक के विरुद्ध। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग जिसको बोलते हैं नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो कृषि विभाग यानी कि अमीर कोही की जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन बलबन? तो देखिए दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो है वो गयासुद्दीन बलबन था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1266 से 1286, 20 साल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो आपका नया धर्म कौन चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, पर उलेमाओं ने उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। तो बी करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला? तो देखिए हुमायूं टॉम्ब जिसको बोलते हैं, जो हुमायूं का मकबरा है वो भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए उसने एक अलग विभाग यानी कि दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन शाह या बहलोल लोदी? तो उस सुल्तान का नाम क्या है? तो उस सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार? तो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण जो है वो सितार को माना जाता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो देखिए चंगेज़ खान ने भारत पर जब आक्रमण किया तो वो किसके शासन में किया था? तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो अलाई दरवाज़ा जो कि आपका कुतुब मीनार का, किसका? कुतुब मीनार का ये क्या है? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। कौन? अलाई दरवाज़ा। और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊती? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी वो लाहौर थी। तो ए करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली किसकी राजधानी थी? तो इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो दिल्ली के उस सुल्तान का नाम क्या है?
तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे पहले कुओं का निर्माण किसने करवाया था? कुओं का निर्माण वो कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलुग खां? तो उस सेनापति का नाम था जफर खान। जफर खान की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम यानी कि उसका ओरिजिनल नाम क्या था? अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरशास्प या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अली गुरशास्प जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक कफूर, मलिक खान या उलुग खान या नुसरत शाह? तो इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। वो किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है मलिक कफूर की। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। वह 1000 सैनिकों को प्रधान था। उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व था या इनमें से कोई नहीं? तो 1000 दिनारी कहते थे क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा या वारंगल, देवगिरी, होयसल, मदुरा या होयसल, वारंगल, देवगिरी, मदुरई या मदुरई, देवगिरी, वारंगल, होयसल? तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले देवगिरी जीता गया, उसके बाद वारंगल, उसके बाद होयसल और लास्ट में मदुरई पे। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। तो बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? देखिए अगर बोले कि नहर सबसे पहले किसने निर्माण कराया था तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया नेटवर्क या सबसे बड़ा जाल किसने बनाया था? नहरों का। तो नहरों का जाल जो है वो बनवाया था सबसे बढ़िया फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? ठीक है, तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर। ये खड़ी भाषा के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1526 ईस्वी? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, नसीरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? तो दिल्ली सल्तनत का तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था? तो वो नसीरुद्दीन महमूद था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में या लाहौर में? तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसे कि पागल बादशाह कहा गया है उसकी मृत्यु ठट्टा में हुई थी। और इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा था कि प्रजा को अपनी राजा से और राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। क्वेश्चन नंबर 95 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? खासुल खान, एशुगई, तेमुचिन या ओंगंदी? देखिए चंगेज़ खान जो है कहाँ का शासक था? तो ये मंगोलिया का शासक था। आपको याद रखना है मंगोलिया। ओके, मंगोलिया। और ये इसका ओरिजिनल नेम जो है वो तेमुचिन था। तेमुचिन या तेमुजिन बोलते हैं। तो सी करेक्ट आंसर है। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या अल्पगीन? तो देखिए महमूद गजनवी जो है वो पहला सुल्तान बना था जिसे खलीफाओं ने सुल्तान की उपाधि दी थी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण यानी कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था?
मुल्तान यानी कि भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में, या कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, सी करेक्ट आंसर है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रहला, या इनमें से सभी? तो देखिए किताबुल हिंद भी किया, किताबुल खिराज ने भी किया, किताबुल रहला ने भी। तो डी जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट कर रहा हूँ। और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए। काफ़ी बड़े बड़े वीडियो, काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अपने सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले दीजिए इजाज़त।